चलो, तो यहाँ से हम देख रहे थे, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था, प्रोसीजर देखा था, उसमें राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो है सेक्शन 3 में दे रखी है। सबसे पहले किसी भी नागरिक को कोई सूचना प्राप्त करनी है तो उसके पास ये अधिकार होना चाहिए। तो ये अधिकार उसको देता है राइट टू इंफॉर्मेशन का सेक्शन 3। ठीक है, मतलब सबसे शुरुआत में जो हमारा रोड मैप होगा उसमें सेक्शन 3 सबसे पहले आएगा। अभी सेक्शन 3 में सिटीजन को अधिकार है कि वो सूचना मांग सकता है। अभी इसके लिए उसको कोई भी सूचना मांगनी है तो एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। तो एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेशन का सेक्शन है वो है सेक्शन 6। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, कल ध्यान नहीं दिया था। तो सेक्शन 6 जो है वो एप्लीकेशन की बात करता है कि एप्लीकेशन हम कहाँ देंगे। अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जब हम एप्लीकेशन देते हैं, जैसे यहाँ पे ये व्यक्ति है, ये क्या है, ये इसके घर से तो निकल गया क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास सेक्शन 3 में सूचना का अधिकार है। अभी ये कहाँ आया, सेक्शन 6 में इसको आवेदन देने। अभी जब ये आवेदन देने आया तो इसके बाद इसकी प्रोसेस शुरू होगी। या तो आवेदन रिजेक्ट होगा या तो आवेदन एक्सेप्ट होगा, दो बातें यहाँ पर आएगी। तो अगर आवेदन एक्सेप्ट होता है तो कोई बात ही नहीं है, उसको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पर अगर आवेदन रिजेक्ट होता है तो फिर क्या होगा, यहाँ पर वो कंप्लेन कर सकता है। कंप्लेन कहाँ करेगा, सेक्शन 18 में। सेक्शन 18 में उसके पास कंप्लेन करने का अधिकार है। जब वो कंप्लेन करेगा तो वो जो अथॉरिटी है जिसने उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी लगाई जाएगी सेक्शन 20 में। आप ना अपनी कॉपी में ऐसा लिख लो, सेक्शन 3, फिर नीचे एरो, पहले डायग्राम बनाते थे ना उस तरीके के, या तो फिर इसको ही फट से बना लो। तो या कॉपी में लिख लो, पीडीएफ तो है तुम लोगों के पास, पर कॉपी में लिख लो सेक्शन 3, सेक्शन 3 के नीचे सेक्शन 6, उसके नीचे प्रोसीजर, उसके नीचे सेक्शन 18, सेक्शन 20। तो ये क्या है, ये सेक्शन हम पहले कवर कर लेंगे। तो इससे हमारा आरटीआई आधा कवर हो ही जाएगा। बाकी जो छोटी मोटी चीजें हैं वो तो डायरेक्ट के थ्रू फट से हो ही जाएगी लैंग्वेज फॉर्म में। तो ये हमारे जो सेक्शन है इनको हम पहले करेंगे। तो वहां पर वो पेनल्टी लगाई जाएगी और फिर पेनल्टी लगाने के बाद में उसके पास अधिकार होता है कि वो अपील कर सकता है। ठीक है, मान लो ऐसा कोई सूचना का अधिकार, उसके पास सूचना जो गलत आ गई है, तो गलत आई है, उसने इसकी कंप्लेन की, तो उस पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी और साथ में उसके पास अधिकार है कि वो अपील भी कर सकता है। अभी ये सारी चीजें जो हो रही है ये कब हो रही है कि या तो उसको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है या तो फिर उसको इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं गई है, मतलब इन्फॉर्मेशन को नकार दिया गया है, इग्नोर कर दिया गया है, तो तब जाके ये प्रोसेस आएगी। पर मान लो कि एक्सेप्ट कर लिया, जो आवेदन है उसको अगर एक्सेप्ट कर लिया तब क्या होगा। तो ये दे रखा है, हमने आवेदन दिया अंडर सेक्शन 6 में हमने आवेदन दिया। अभी 6 में जब हम आवेदन देते हैं तो यहाँ से प्रोसेस शुरू होती है। हमारा आवेदन जाता है सीपीआईओ या एसपीआईओ के पास। अभी ये सीपीआईओ और एसपीआईओ क्या होता है, तो ये सीपीआईओ जो है ये है सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ठीक है, अभी ये सीपीआईओ जो है ये सेंट्रल का होता है और एसपीआईओ जो है वो स्टेट का होता है, मतलब ये केंद्र का होता है अधिकारी और ये जो है ये राज्य का होता है। तो हमारा आवेदन, जैसे मान लो हम एमपीपीएससी से आवेदन कर रहे हैं, रेलवे से आवेदन कर रहे हैं, जैसे रेलवे का कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए उससे आवेदन कर रहे हैं, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई आवेदन कर रहे हैं, तो वो आवेदन जिस भी कैटेगरी में जाएगा, जैसे एमपीपीएससी किसकी कैटेगरी में आएगा, वो स्टेट की कैटेगरी में आएगा। एमपीपीएससी को कंडक्ट करवाना ये किसका काम है, राज्य का काम है। अभी रेलवे से रिलेटेड कोई काम है, इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई काम है, होम मिनिस्ट्री जैसे है उससे रिलेटेड कोई काम है, तो वो कहाँ जाएगा, ये सब सारे काम सेंट्रल के हैं तो ये सेंट्रल के पास जाएगा। अभी जैसे एमपीपीएससी की कोई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो डायरेक्ट एमपीपीएससी के पास तो आवेदन हमारा जाएगा नहीं, हमारा आवेदन किसके पास जाएगा, वो स्टेट के पास जाएगा। स्टेट का जो सूचना अधिकारी है उसके पास जाएगा। फिर ये जो सूचना अधिकारी है स्टेट का, राज्य सूचना अधिकारी जो है ये क्या करेगा, वो एमपीपीएससी को कांटेक्ट करेगा कि एमपीपीएससी से वो इन्फॉर्मेशन मांगेगा, फिर एमपीपीएससी इनको इन्फॉर्मेशन देगी और फिर हमारा तक वो चीज़ आ जाएगी, हमारे पास वो सूचना आ जाएगी। तो ये सबसे पहले हमारा आवेदन जो आएगा उसकी फर्स्ट स्टेप है कि इन लोगों के पास ही हमारा आवेदन जाएगा।
फिर जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट है वहाँ हमारा आवेदन पहुंचा दिया जाएगा, फिर वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। अभी ये इन्फॉर्मेशन इतनी इजीली प्रोवाइड तो करेंगे नहीं, ठीक है। सीपीआईओ या एसपीआईओ जो है, ये जिस भी डिपार्टमेंट से आवेदन कर रहे, जिस भी डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करके कह रहे हैं कि हमें ऐसी ऐसी सूचना चाहिए, तो वो भी इतनी इजीली सूचना नहीं देगा, ठीक है। तो वो क्यों नहीं देगा, उसके भी कुछ कारण होंगे, कुछ वैलिड रीजन होंगे, कुछ अनवैलिड रीजन होंगे। जैसे ये यहाँ पे दे रखा है कि वैलिड रीजन। अभी यहाँ पे हमने एमपीपीएससी से आवेदन किया, अभी वो क्या कर सकता है, इस चीज को रिफ्यूज कर सकता है। वो रिफ्यूज कहाँ करेगा, तो इसका सेक्शन 7 जो है वहां दे रखा है। सेक्शन 7 का 8वां वाला जो सब सेक्शन है, वहां कारण बताए गए हैं रिफ्यूज करने के, उसको अभी हम पढ़ेंगे। पर अभी हमको इतना समझना है कि वो एमपीपीएससी जो है या जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट है, वो इस आवेदन को रिफ्यूज कर सकता है, मतलब इनकार कर सकता है, ठीक है। और अगर वो इंफॉर्मेशन देता है तो उसको कितने दिन में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, 30 दिन के अंदर उसको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इफ नॉट डीम रिफ्यूजल, इंटीमेट फीस, असिस्ट डिसेबल एप्लीकेशन। यहाँ पे इनके पास क्या है, बहुत सारे, मतलब ये सारी चीजें हमको ये प्रोवाइड भी कर सकते हैं। ये हमको बताएंगे कि उसमें कितनी फीस लगने वाली है, आपने कम फीस दी, अभी इतनी और फीस लगेगी। या कोई डिसेबल पर्सन है, तो डिसेबल पर्सन है तो उसको सहायता दी जाएगी, जो भी जैसी भी उसको सहायता लग रही है वो उसको दी जाएगी। जैसे होता है कि मान लो कोई देख नहीं सकता, अभी वो अगर एप्लीकेशन नहीं लिख सकता, लिखित फॉर्म में, अगर वो रिटर्न फॉर्म में एप्लीकेशन नहीं दे सकता, तो उसकी क्या सहायता की जाएगी कि वो बोलेगा, बोल करके बताएगा कि मुझे ऐसी ऐसी सूचना चाहिए। तो जो भी संबंधित अधिकारी है वो उसको क्या करेगा, वो लिखेगा। जैसे कभी होता है ना, एफआईआर लिखवाने जाते हैं तो भाई या तो हम लिख के देंगे, या तो हम बोलेंगे तो वो लिख के देंगे। तो इस तरीके की ये चीजें ये लोग हमें प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीजें सेक्शन 7 में है। पर अगर ये प्रोवाइड नहीं करते इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्रोवाइड कर रहे हैं तब तो ये हमें सहायताएं मिलेगी यहाँ पे। पर अगर वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो उसके कुछ रीजन होंगे। अभी रीजन में वैलिड रीजन होता है और एक होता है अनवैलिड रीजन। अभी वैलिड रीजन ये है कि हो सकता है हम ऐसी सूचना मांग रहे हैं जो कि सेक्शन 8 के अंदर आ रही है, और सेक्शन 8 के अंदर जो भी बातें दे रखी है उन बातों की सूचना पब्लिक को नहीं दी जाएगी, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि उसमें क्या बातें दे रखी है। पर अभी ये समझो कि अगर वो नहीं दे रहे हैं इंफॉर्मेशन, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कंप्लेन ही करना है। अगर हमारी ऐसी सूचना है जो सेक्शन 8 के अंदर दे रखी है, तब हमें वो सूचना नहीं दी जाएगी, ठीक है। कुछ दूसरी बातें हैं। अनवैलिड रीजन क्या हो सकते हैं कि वो इग्नोर कर रहे हैं हमारी एप्लीकेशन को, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तब भी हम कंप्लेन कर सकते हैं। अनरीजनेबल फीस, जैसे वो क्या चाह रहे हैं कि फीस इनको इतनी बता दो कि ये लोग आरटीआई फाइल करेंगे ही नहीं, तो ऐसे में हम कंप्लेन कर सकते हैं ना, क्योंकि हमको पता है कि यार इतनी इतनी फीस होनी चाहिए, पर ये लोग तो 1000 की जगह 5000 मांग रहे हैं। वो क्या सोचेंगे कि ये आरटीआई नहीं फाइल करेंगे, तो अपने को भी इतनी ज्यादा मगजमारी करनी नहीं पड़ेगी। तो अगर वो अनरीजनेबल फीस बता रहे हैं, या तो वो हमारे आवेदन को रिफ्यूज कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फॉल्स या मिसलीड इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हम मांग रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन वो सही नहीं दे रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या मिसलीड करने वाली इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ देखा था ना हमने, ये प्रोसीजर ये स्टार्ट हो रही है। एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं अगर एक्सेप्ट करता है तो हम कंप्लेन करेंगे, या हमारी एक्सेप्ट को इग्नोर करता है, ज्यादा फीस हमें बताता है, गलत इन्फॉर्मेशन बताता है, तो फिर ये वाला जो रोड मैप है ये हमारा काम में आ जाएगा। ये वाली जो प्रोसेस है ये काम में आ जाएगी, हम कंप्लेन कर देंगे, पेनल्टी उसको उस पर लगाई जाएगी, और वहां पर हम अपील भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद जो है ये हुआ
ये वैलिड अनवैलिड रीजन हो गए कि किस वजह से वो एक्सेप्ट कर रहा है या किस वजह से वो रिफ्यूज कर रहा है। ठीक है, तो इसका हम देख लेते हैं। सबसे पहले नागरिक क्या करता है, आरटीआई में आवेदन देता है। अब आरटीआई में आवेदन देता है तो वो आवेदन किसके पास जाता है, वो सीपीआईओ के पास जाएगा या तो फिर एसपीआईओ के पास जाएगा। सेंट्रल का काम रहेगा तो सीपीआईओ के पास जाएगा, और स्टेट का काम रहेगा तो स्टेट एसपीआईओ के पास जाएगा। तो यहाँ पर जो नागरिक है वो आरटीआई में आवेदन देता है। अभी उसका जो आवेदन है ये जाता है सबसे पहले सीपीआईओ के पास या एसपीआईओ के पास। अभी इन दोनों के पास जब जाता है तो 30 दिन के अंदर इनको जवाब देना होता है। ये जो भी रिलेटेड डिपार्टमेंट है वहां पर आवेदन को ट्रांसफर करेंगे तो वहां से फिर 30 दिन के अंदर जवाब आना चाहिए। फिर अगर उस जवाब से हम सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, हमारे पास एक रेमेडी होती है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। ये हम अपील कर सकते हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी है उसके पास हम अपील कर सकते हैं। या तो जवाब नहीं आया या तो फिर क्या हुआ है कि अनसेटिस्फैक्ट्री आंसर आया है कि हम उससे संतुष्ट नहीं हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम अपील कर सकते हैं। और फोर्थ आता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेकेंड एंड फाइनल अपील की वो फर्स्ट अपील में भी कुछ तो कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहां पे भी हमें सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला है, तो हमारे पास फिर एक और ऑप्शन होता है कि हम सेकेंड एंड फाइनल अपील कर सकते हैं। कहाँ पे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। जो आयोग है केंद्रीय आयोग है, केंद्रीय सूचना आयोग है, वहां पर हम अंतिम अपील कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक की चीजें हमारे पास हो गई। इसके बाद आता है, ये तो हमारे पास सबसे पहले रोड मैप हो गया कि ऐसे ऐसे हमें आवेदन देना है। तो सबसे पहले हमने आवेदन दिया, वो आवेदन जो है हमारा गया सीपीआईओ के पास या एसपीआईओ के पास। प्रोसीजर एक्सेप्ट हुई तो सीपीआईओ या एसपीआईओ के पास गया। अभी अगर इनके पास गया तो इनको 30 दिन में जवाब देना होगा। अगर ये 30 दिन में जवाब नहीं देते हैं तो इनके ऊपर अगर हम कंप्लेन कर सकते हैं, पेनल्टी लगा सकते हैं। और अगर जवाब ऐसा देते हैं जिससे हम सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, ज़्यादा फीस बताते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो हम कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन करेंगे तो इन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो ये हुई हमारी आरटीआई की पूरी प्रोसेस कि इस तरीके से हमें यहाँ पर काम करना है। ठीक है, अभी हमारा सेक्शन 4 जो है ये हो गया था। अभी सेक्शन 5 क्या बात करता है, देखो इसमें या तो 1 by 1 भी चल सकते हैं या उस रोड मैप के अकॉर्डिंग भी चल, तो 5 को भी स्किप कर देते हैं, ये चीजें हम बाद में देख लेंगे। पहले रोड मैप के हिसाब से चले, 6 को समझ लेते हैं। तो ये बात करता है कि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभी प्राप्त करना चाहता है तो उसके पास अलग अलग तरीके हैं जिससे वो सूचना ले सकता है। या तो वो लिखित में दे सकता है या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से, अंग्रेजी में, हिंदी में, जो भी उसको भाषा सही लग रही है उस भाषा में वो आवेदन दे सकता है। और उस आवेदन देने के साथ साथ जितनी फीस है उतनी फीस भी उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, जैसे अभी हमने बात की थी, केंद्र का मामला होगा। संबंधित मतलब हमारी सूचना जिस भी लोक प्राधिकरण से, पब्लिक अथॉरिटी से संबंधित है तो वहां पर हम आवेदन देंगे। तो अगर केंद्र का है तो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को देंगे, और राज्य का है तो राज्य लोक सूचना अधिकारी को देंगे। और यहाँ पर केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी जो है ये भी होते हैं। अगर निचले स्तर पर जाएंगे तो ये लोग भी होते हैं, तो उनसे हम सूचना मांगेंगे, मतलब उनको हम आवेदन देंगे। तो यहाँ दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, ऐसी सूचना उनसे प्राप्त कर सकता है, मतलब अनुरोध करेगा कि मुझे ऐसी मुझे इन्फॉर्मेशन दी जाए। और यहाँ दे रखा है कि अगर वो लिखित में नहीं दे सकता, अगर ऐसा आवेदन वो लिखित में नहीं कर सकता तो वो क्या करेगा, सीपीआईओ या एसपीआईओ जो है इनको कहेगा, इनसे सहायता मांगेगा और इनको वो मौखिक रूप से सूचना देगा और उसको जो सीपीआईओ या एसपीआईओ है उसको लेखबद्ध करेंगे। ठीक है, फिर सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को, मतलब जब हम आवेदन करने जा रहे हैं, जैसे मैं अगर एमपीपीएससी से कोई आवेदन कर रही हूँ तो वो क्या है, मैं मान लो लिख के नहीं दे सकती,
तो मैं उनसे सहायता मांगूंगी कि मैं बोलती हूँ, मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप लिख लीजिए। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में ये है कि जब मैं उनसे आवेदन कर रही हूँ, आवेदन देने जा रही हूँ, तो वो लोग मुझसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन नहीं करेंगे। ये बात दे रखी है सेकंड में कि किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को सिवाय उसके जो उसके संपर्क करने के लिए आवश्यक हो। भाई मैं गई हूँ तो मुझसे कांटेक्ट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन अभी चाहिए आपको, जैसे मेरा एड्रेस है या मेरा कांटेक्ट नंबर है, वो काफी है। अब मेरे किसी परिवार का कांटेक्ट नंबर देने से मैं क्या कर लूंगी, या कुछ और पर्सनल इंफॉर्मेशन देने की मुझे क्या आवश्यकता है, उसका तो आपको कोई काम भी नहीं है। तो सेकंड में यही दे रखा है कि जितना मुझसे कांटेक्ट करने के लिए ज़रूरत है उतनी इन्फॉर्मेशन ही मुझसे पूछी जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। फिर बात आती है थर्ड पॉइंट की, 6 का 3। ये क्या बोलता है कि जहां कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है कि जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है। मान लो जैसे कोई आवेदन मुझे देना है, तो जैसे हम सीपीआईओ को देते हैं, जैसे वो बात हुई थी ना पोस्ट ऑफिस की और पुलिस स्टेशन की, कि वहां जाके हम आवेदन दे रहे हैं। तो अभी जैसे एमपीपीएससी से रिलेटेड कोई सूचना है तो वो पुलिस स्टेशन वाला तो देगा नहीं, या पोस्ट ऑफिस वाला तो देगा नहीं। अभी ये लोग उस सूचना को पहुंचाएंगे, ठीक है, उस सूचना को ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ क्या दे रखा है कि किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है, मतलब हमारी जो सूचना है वो किसी अन्य पब्लिक ऑफिसर से रिलेटेड है। तो अभी पोस्ट ऑफिस वाले पहुंचाएंगे या पुलिस स्टेशन वाले पहुंचाएंगे, तो इसमें टाइम लगेगा। तो अगर ऐसा मैटर बन रहा है, या डायरेक्ट हमको पता नहीं होता है ना कि कहाँ जाना है, डायरेक्ट पता हो, तब तो 30 दिन में अगर हमने संबंधित अधिकारी या संबंधित डिपार्टमेंट में ही आवेदन दिया है, तब तो हमारे पास 30 दिन का टाइम ड्यूरेशन है। पर अगर हमारा डिपार्टमेंट अलग है और हम दे रहे हैं आवेदन किसी अलग डिपार्टमेंट में, तो वो डिपार्टमेंट जो मेन है, जिससे रिलेटेड है हमारी सूचना, उसको अंतरित करेगा, उसको ट्रांसफर करेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 5 दिनों के पश्चात नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पर वो 5 दिन के अंदर अंदर जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट में हमारी जो एप्लीकेशन है उसको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट हुआ। फिर आता है, ये हो गया थर्ड पॉइंट, मतलब इसमें 3 पॉइंट है एप्लीकेशन से रिलेटेड, कि हमारी सूचना, हम जो भी सूचना मांग रहे हैं वो सीपीआईओ या एसपीआईओ को देंगे। अगर हम नहीं लिख पाते हैं तो बोल के देंगे, वो उसको लेखबद्ध करेंगे। और दूसरे में दे रखा है कि वो कुछ भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमसे नहीं पूछेंगे, जितनी आवश्यकता है उतने ही क्वेश्चन हमसे पूछेंगे। और तीसरे में दे रखा है कि अगर किसी अन्य लोक प्राधिकारी को हमारी सूचना अंतरित करने की जरूरत पड़ रही है, हमारी सूचना ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ रही है, तो वो उनको 5 दिन के अंदर अंदर करना पड़ेगा। मतलब यथासाध्य शीघ्रता से, कि जो आवेदन है उसका अंतरण जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किया जाएगा, पर 5 दिन के बाद नहीं किया जाएगा। ठीक है, 5 दिन के अंदर अंदर हमारी सूचना उनको देनी पड़ेगी। ये हुआ हमारा सेक्शन 6। अभी सेक्शन 6 के बाद आता है, हमने देखा था हमारा प्रोसीजर आ जाता है। ठीक है, ये सेक्शन 6 के बाद में हमारा प्रोसीजर आ जाता है। ये सेक्शन 6 में एप्लीकेशन हो गई। अब आ गया हमारे पास प्रोसीजर। अभी प्रोसीजर में अनुरोध का निपटारा, कि जो हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो हम दे रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, ये दे रखा है सेक्शन 7 में। तो ये क्या बोलता है कि अनुरोध का बड़ा है सेक्शन। देखो थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि सेक्शन 7 जो है यहाँ पे निपटारा किया जाएगा हमारी परेशानी का। जैसे हमने बात दे रही हुई थी कि रिफ्यूज करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, ये दे रखा है यहाँ पे। ये रहा, हमने एप्लीकेशन दी, प्रोसेस स्टार्ट हुई, सीपीआईओ एसपीआईओ के पास हमारा आवेदन चला गया है, ये अभी तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद ये या तो रिफ्यूज करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। तो ये सेक्शन 7 में दे रखा है कि रिफ्यूज करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे तो क्या बातें यहाँ पर आएगी। तो अभी हम सेक्शन 7 देख रहे हैं। इसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 8। सेक्शन 8 में वो बातें दे रखी है, ये यहाँ पे दे रखा है, जो कि एग्जम्पशन दे रखे हैं जिनकी सूचना हमें नहीं दी जाएगी। तो ये सेक्शन 8 बात करता है। तो सेक्शन 7 देखिए क्या करें। मैम कल देख
ठीक है, तो ये सेक्शन 7 जो है इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन 7 कल हो जाएगा, सेक्शन 8 भी हो जाएगा, और थोड़ा आप एक्टिव रहिए तो थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। आज थोड़ा वक्त किसी और बात, दूसरी बातों में ज़्यादा चला गया था। ठीक है, सेक्शन यस मैम। 7, 8 और 18, 19, 20 ये कल कर लेंगे, मतलब 2 दिन तो हाँ लगेंगे। यस मैम, इस वीक में इसको खत्म कर देंगे मैडम। हाँ, ये टारगेट तो हमारा यही है कि इस हफ्ते में हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेन इसमें बस यही है, जो प्रोसीजर बताई उसमें जो जो सेक्शंस आ रहे हैं वही हमारे मेन है। तो कल क्या है, 6, 7, 8, 6 तो हो गया हमारा, 7, 8 भी हो जाएगा, एक दिन में 18, 19, 20 को भी कवर कर लेंगे। फिर थोड़े बहुत और बचेंगे, जैसे वो चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 है वो बचेगा, केंद्रीय सूचना आयोग, लोक सूचना, राज्य सूचना आयोग, वो बचेंगे तो फिर वो हो यस जाएंगे, मैम। है ना। यस मैम। ठीक है, तो